नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। क्या भारत का विश्व गुरु बनने का सपना चूर चूर हो गया है? क्या मोदी जी के विदेश नीतियों के चलते पाकिस्तान हमसे आगे निकल गया है? क्या हमने बहुत बड़ा मौका गंवा दिया है? ईरान युद्ध को लेकर जो सीज फायर हुआ था वो बिल्कुल चाइनीज माल की तरह निकला, जो एक ही दिन भी काम नहीं कर पाया। इजराइल ने सीज फायर को तोड़ते हुए लेबनान पर जो ताबड़तोड़ हमले किए, उससे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर स्थिति एक बार फिर गंभीर हो गई। लेकिन सीज फायर कराने को लेकर जितना क्रेडिट पाकर पाकिस्तान उछल रहा है, उससे ज्यादा हमारे वाले विश्व गुरु की जमकर फजीहत हो रही है। भक्तों के पापा जो वार रुकवाने में एक्सपर्ट थे, वो चुनाव में मशरूफ हो गए और इधर पाकिस्तान वार रुकवाने का सारा क्रेडिट खा गया। हमारे रेजर आइज वाले विदेश मंत्री पाकिस्तान को दलाल बोलते रह गए और उधर ईरान और अमेरिका दोनों ने पाकिस्तान को सीज फायर कराने का सारा क्रेडिट दे दिया। इसी को लेकर भारत का विपक्ष मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठा रहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसको लेकर मोदी जी पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने भारत की विदेश नीति को लेकर क्या कुछ कहा, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहे हैं। अमेरिका ईरान के बीच 2 हफ्तों का युद्ध विराम कराया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान करते हुए इसे विश्व शांति के लिए बड़ा दिन करार दिया था, लेकिन अब एक बार फिर माहौल गड़बड़ा गया है। इजराइल ने सीज फायर तोड़ते हुए एक बार फिर से आतंक फैलाना शुरू कर दिया, जिस पर अमेरिका ने चुप्पी साध ली है और उधर ईरान फिर से हार्मोज के रास्ते में ताला लगा रहा। लेकिन इसी बीच जो सीज फायर कराने की बात चली, उसमें अमेरिका और ईरान दोनों ने इसके पीछे पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की, जिससे सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक में पाकिस्तान की वाहवाही होने लगी। मगर भारत में आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान शांति का सूत्रधार कैसे बन गया? क्या भारत इसका असली हकदार नहीं था? क्या भारत इस मामले में कूटनीतिक तौर पर पीछे नहीं रह गया? क्या मोदी जी डिप्लोमेसी के नाम पर सिर्फ खीखी करते रह गए? क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर की लेजर वाली आंखों का फ्यूज उड़ गया था? क्या उन्हें दिखाई नहीं दिया कि मध्यस्थता के मामले में पाकिस्तान भारत से ज्यादा नंबर बना रहा है? इन्हीं सब सवालों को लेकर भारत के विपक्ष दल मोदी सरकार और उनकी नीतियों पर निशाना साध रहा है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव ने भी बीजेपी की सरकार को आड़े हाथ लिया। अमेरिका ईरान युद्ध का जिक्र करते हुए सपा चीफ अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। कानपुर में अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा विदेश नीति चौपट कर दिया। एक बार तो लग रहा था कि भारत विश्व गुरु होगा, लेकिन इधर देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को मजबूत कर रहा है। उन्होंने कहा कि अपनी भारत विदेश नीति में कमजोर दिखाई दे रहा है। जो विश्व गुरु बनने का सपना था, भारत ने मौका गंवा दिया। अगर इसी युद्ध को रोकने में भारत कामयाब हो जाता तो आज दुनिया में भारत का स्थान विश्व गुरु माना जाता। उन्होंने भारत की विदेश नीति की पोल खोलते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने हमारी विदेश नीति चौपट कर दी है। हमारी विदेश नीति चौपट कर दी और एक बार को तो लग रहा था कि भारत विश्व गुरु होगा, लेकिन इधर देख रहे हैं कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंधों को, अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत कर रहा है। कहीं भारत अपना विदेश नीति में कमजोर दिखाई दे रहा है। विदेश नीति में भारत कमजोर दिखाई दे रहा है। जो विश्व गुरु बनने का सपना था, वो भारत ने ये मौका चूक गए हैं। अगर ये युद्ध रोकने में भारत कामयाब हो जाता तो आज दुनिया में भारत का स्थान विश्व गुरु में माना जाता और रखा जाता। लेकिन आज हर चीज महंगी हो रही है। LPG नहीं, ये लापता गैस है और सिलेंडर को जब नापोगे आप, वजन लोगे तो कम निकलेगा। जैसे
खाद की बोरी में चोरी, वैसे ही लाल वाले सिलेंडर में चोरी हो रही है। भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेईमानी बढ़ी है और किसानों की आय दोगुनी करने का वादा भी इनका वादा नहीं रहा, इन्होंने धोखा दिया है। लेकिन इस बार हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। अब देखिए, यहाँ अखिलेश यादव ने युद्ध विराम के लिए सिर्फ क्रेडिट लेने पर जोर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने इस युद्ध से भारत पर पड़ने वाले आर्थिक दबाव को लेकर भी बात की। अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर बात की, एलपीजी को लापता गैस बताया, खाद की बोरी में चोरी की तरह लाल वाले सिलेंडर में हो रही चोरी को लेकर सरकार को घेरा। अब देखिए, इसी साल 28 फरवरी को जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला कर युद्ध की शुरुआत की, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि युद्ध के करीब 40 दिनों बाद ईरान अमेरिका और इजराइल को घुटनों पर ला देगा। सबको यही लग रहा था कि ईरान अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद तुरंत अमेरिका और इजराइल के सामने सरेंडर कर देगा। शायद यही हमारे महामानव मोदी जी की दूरदृष्टि बता रही थी। तभी तो वो युद्ध शुरू होने के ठीक 2 दिन पहले इजराइल पहुंचे और इजरायली संसद में गले में मेडल डलवा कर इजराइल को फादरलैंड घोषित कर दिया। लेकिन यही मेडल भारत को भारी पड़ गया। हर युद्ध में निष्पक्ष रहने वाला भारत पहली बार एक पक्षीय नजर आने लगा। वो तो भला हो पुराने प्रधानमंत्री का, जिन्होंने ईरान से इतने गहरे संबंध बनाए रखे थे कि ईरान ने भारत को हार्मोज के रास्ते कुछ भारतीय जहाजों को जाने की परमिशन दे दी। लेकिन जब बात आई मध्यस्थता की, जब बात आई वार रुकवाने की, तो भारत का नाम कहीं नहीं आया। उल्टा आतंकवादियों को पाल पोस कर बड़ा करने वाला और भारत के कट्टर दुश्मन के बीच में लाया गया, जिसके जरिए ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत हुई। अब देखिए, मध्यस्थता वही करा सकता है जिस पर दोनों पक्षों को भरोसा। ऐसे में दुनिया में पाकिस्तान का कद बढ़ा है, खासतौर पर मुस्लिम दुनिया में। इस सीज फायर के जरिए पाकिस्तान ने पूरी महफिल लूट ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा पाकिस्तान का नाम लिया, जो बड़ी बात है। यही बात पीएम मोदी और उनके भक्तों को खल रही है। जो भक्त सोचते थे विदेशों में मोदी का डंका बजता है, उनके सामने साहब का भेद खुल गया। इसे ठीक करने के लिए साहब को अब कोई एक नई फिल्म बनानी पड़ेगी, तब जाकर कुछ बात बनेगी। वहीं पाकिस्तान जो सोच रहा है कि वो ईरान और अमेरिका के बीच आसानी से समझौता कर लेगा, तो वो शायद गलत सोच रहा है, क्योंकि ईरान, यूएस और सीज फायर पर इस्लामाबाद में शुक्रवार से शुरू होने वाली बातचीत पर अभी भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। यूएस राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव को कूड़ेदान में फेंकने के बाद से कुछ ऐसे बड़े घटनाक्रम हुए जिससे यही लग रहा है कि बातचीत आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें, समझौते के लिए ईरान से वहां के संसद के स्पीकर गालिबफ और अमेरिका से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने अपने देशों के डेलीगेशन के साथ आने वाले हैं। लेकिन समझौते की घोषणा के बाद भी ईरान और खाड़ी के अरब देशों पर अतिरिक्त ड्रोन और मिसाइलें से हमला किया जा रहा है। इसी बीच इजराइल ने लेबनान और हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने अभियान को तेज कर दिया। बुधवार को बेरूत के व्यावसायिक और आवासीय इलाकों पर हमले किए गए, जो लड़ाई का सबसे घातक दिन साबित हुआ। इससे कम से कम 250 लोगों की मौत हो गई। आपातकालीन टीमें रात भर मलबे में फंसे लोगों को निकालने का प्रयास करती रही। इस घटना से ईरान गुस्से में आ गया। दुनिया के तमाम देशों ने इसकी निंदा की, लेकिन अमेरिका की ओर से इसकी निंदा नहीं की गई। अब देखिए, मिडिल ईस्ट में हो रहे इस युद्ध का अंत कहाँ जाकर होगा, ये बता पाना अभी मुश्किल है। लेकिन पिछले दिनों सीज फायर को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान का नाम उभर कर सामने आया, उससे भारत को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ सीज फायर के क्रेडिट का नहीं है, बल्कि भारत की गिरती हुई कूटनीतिक साख का है। एक तरफ मोदी सरकार विश्व गुरु बनने का सपना दिखाती रही, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि बड़े अंतर्राष्ट्रीय संकट में भारत कहीं नजर नहीं आया। मोदी के माय डियर फ्रेंड ट्रंप जब खुलकर पाकिस्तान की तारीफ करते हैं और भारत को टैरिफ का डर दिखाते हैं, तो मोदी की सारी डिप्लोमेसी धरी की धरी रह जाती है। अखिलेश यादव जैसे विपक्षी नेता इसी मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले अखिलेश को ही देशद्रोही बता रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सिर्फ भाषणों और इवेंट मैनेजमेंट से नहीं चलती, बल्कि भरोसे और संतुलन से चलती है। भारत जो कभी गुट निरपेक्ष और संतुलित ताकत माना जाता था, अब एक पक्षीय छवि के कारण मध्यस्थ की भूमिका से दूर होता दिख रहा है। इसका सीधा असर न सिर्फ हमारी वैश्विक छवि पर पड़ता है, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।